দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে আর স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, ঠিক আছে। अच्छा, देखो रिटायरमेंट जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया था, लेकिन उसका एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स बाकी था, वो करेंगे फिर हम लोग डेथ वाला देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। बोल रहा है कि बिजनेस ऑफ ए पार्टनरशिप हैज टू बी क्लोज्ड इफ एनी वन ऑफ द पार्टनर्स रिटायर। बोल रहा है कोई भी एक पार्टनर रिटायर होने से बिजनेस क्लोज हो फॉल्स जाएगा। मैम। फॉल्स, ठीक है। फिर है कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर नो स्पेशल ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एनी रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बोल रहा है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करता है, रिटायरमेंट के टाइम पे स्पेशल ट्रीटमेंट मैम এটা करना पड़। फॉल्स। हाँ, करना तो पड़ता है। रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर में ओल्ड হ্যাঁ। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर रिमेन्स द सेम। मतलब ম্যাম पहले जैसा ही এটা रहेगा। हाँ হ্যাঁ। बोलो। হ্যাঁ ম্যাম বলো বলো। এটা তো মানে ঠিকও হতে পারে আবার ভুলও হতে পারে। না, এরকম, হ্যাঁ এবার তুমি এইভাবে ভাবছো তো যে সেম তো থাকতেও পারে, এরকম থোড়ি না আছে কি সেম থাকবে না। কিন্তু এরকম তো কোনো রুলস নেই। না এটা ম্যাম তো, এটা তাহলে এটা, ফলস হবে হ্যাঁ এটা। এটা তো রুলস এর মতো বলে দিয়েছে না, কি রিটায়ারমেন্ট হওয়ার পরে প্রফিট শেয়ারিং রেশিওটা কন্টিনিউইং পার্টনারের ওই রকমই থাকতে হবে, কিন্তু এরকম তো কোনো রুলস নেই। ওরা যদি রাখে সে রাখতে পারে, কিন্তু রুলস তো কিছু নেই। হ্যাঁ ম্যাম। क्योंकि रूल्स कुछ नहीं है तो ये फॉल्स है। बाकी चाहे तो रख सकता है, लेकिन वो तो हो गया अपना मर्जी। बट जरूरी थोड़ी ना है कि रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, इसीलिए फॉल्स है। फिर इफ एनी पार्टनर वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही मस्ट रिटायर ऑन फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। ম্যাম ফলস, যখন খুশি। हाँ, जब चाहे तब होता है, नोटिस देके। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर ही होना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी रूल्स नहीं है। रिटायरिंग पार्टनर हैज टू फॉरगो हिज शेयर ऑफ गुडविल इन द फर्म। ম্যাম ফলস এটাও। गुडविल अगर है तो उसका शेयर मिलेगा, फॉरगो क्यों करेगा। फिर सिक्स्थ नंबर पे देखते हैं। सिक्स्थ नंबर पे बोला है इफ a partner retires in between the accounting year then he is not entitled to any profit from the date of beginning of the year till his date of retirement। मतलब क्वेश्चन समझ में आया। बोल रहा है कि कोई पार्टनर अगर अकाउंटिंग ईयर के बीच में रिटायर करे, अब अकाउंटिंग ईयर मान लो है 1 अप्रैल से 31 मार्च या जैन टू दिसंबर, कुछ भी हो सकता है। अगर कहीं पर मिडिल में जो है, बिटवीन मतलब इसके बीच में कहीं पर भी वो रिटायर कर रहा है, कोई भी डेट मान लो, मान लेते चलो 1 अक्टूबर को रिटायर कर रहा है, एक एग्जाम्पल, ठीक है। तो बोल रहा है तो फिर उसको प्रॉफिट का हिस्सा नहीं मिलेगा, कब से कब तक का, फ्रॉम द डेट ऑफ बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट। यहाँ से यहाँ तक ম্যাম का जो प्रॉफिट ফলস। का है, हाँ ऐसा थोड़ी ना होता है। मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। हाँ, इधर वाला नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ तो मिलेगा। जितना दिन वो काम कर रहा है उतना दिन का तो उसे मिलना ही चाहिए। फिर इफ द फर्म हैज टेकन एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी देन इट इज टू बी सरेंडर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ম্যাম ট্রু। हाँ, अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो पॉलिसी सरेंडर करना पड़ेगा। एनी जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अपियरिंग इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मतलब लाइबिलिटी साइड में जो होता है, इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो रिजर्व का पोर्शन सारे ট্রু। पार्टनर, हाँ ट्रू हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज इज नॉट नेसेसरी ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ফলস। ऐसा नहीं है कि नहीं करना पड़ेगा, रिटायरमेंट है तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, करना चाहे तो करेंगे। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज क्रेडिटेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। ফলস ম্যাম। सभी को मिलेगा, ठीक है। रिटायरिंग को भी मिलेगा, जो एग्जिस्टिंग रह जाएंगे उनको भी मिलेगा, सभी को मिलेगा। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। सी डी ई
Are partners sharing profit and losses in the proportion of half, one third, one sixth? D retire and new profit sharing ratio between C and D 3:2, and the reserve of 12,000 is divided among the partner in the ratio. तो रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऑप्शन छोड़ देते हैं एक बार, रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा? सी डी तीन पार्टनर थे जिसमें से डी चला तो जाएगा, 1/2, 1/3, 1/6 से হবে। सभी को डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ तो कितना कितना हो जाएगा इन द रेशियो? ম্যাম, अच्छा একটা 6,000, একটা 3,000, একটা 2,000, মানে 1/2, 1/3 আর 1/6 এ 6,000, 4,000 আর 2,000। হ্যাঁ 6,000, 4,000, 2,000, सही है। देखो, इसका हाफ 6,000, इसका वन थर्ड 4,000, और इसका वन सिक्स 2,000, 6,000, 4,000 और 2,000 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद ये वाला देखते हैं। ए बी सी टेक ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आफ्टर 5 years, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म। अच्छा, तो तीनों ने जेएलपी लिया था, 5 साल बाद बी रिटायर कर जा रहा है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1। आफ्टर रिटायरमेंट ए एंड सी डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अच्छा, दे हैड टेकन ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑफ 2,50,000 विद द सरेंडर वैल्यू ऑफ 50,000। अच्छा, अब ये दोनों ने जेएलपी लिया है जो कि 2,50,000 का है, सरेंडर वैल्यू 50। व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट इन द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन रिसीविंग द जेएलपी अमाउंट इफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम इज फुल्ली चार्ज टू रेवेन्यू एज एंड व्हेन पेड? रेवेन्यू मतलब जेएलपी एज एन एक्सपेंस, क्योंकि रेवेन्यू इनकम भी होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस भी होता है, तो जेएलपी तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस में पड़ेगा। रेवेन्यू का मतलब डे टू डे का खर्चा, बिजनेस का डे टू डे का खर्चे को, किसी भी डे टू डे के खर्चे को हम लोग रेवेन्यू खर्चा बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल जो वन टाइम होता है, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर के लिए मिलता है, जैसे कि फिक्स्ड एसेट परचेज करना, है ना। तो यहाँ पर बोला है कि ये सारे ऑप्शन दिया है। 50,000 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, 2,50,000 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर, 2,00,000 क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। कौन सा आंसर सही है? ম্যাম, এই 50,000টা হবে, মানে এ অপশন। हम्म ये होगा, क्यों क्यों देखो, क्योंकि इनका जो जेएलपी था वो कितने का था? 2,50,000 का, और रिटायर कौन कर रहा है? बी, ठीक है। तो হ্যাঁ। मिलेगा क्या? सरेंडर वैल्यू 50,000। और ये सरेंडर वैल्यू, क्योंकि जेएलपी एज एन एक्सपेंस है, तो पूरा का पूरा सरेंडर वैल्यू जब भी मिलेगा सारे पार्टनर में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर ये रिटायरमेंट की जगह डेथ होता तो 2,50,000 मिल जाता, जो सभी पार्टनर में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता। यही वाला है जेएलपी एज एन एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट। হ্যাঁ ম্যাম। तो आंसर हो गया हम लोग का ए। अच्छा, थर्ड नंबर का देखते हैं। A, B, C taken JLP after 5 years. Same question. B retires from the firm. Old PSR 2:2:1. After retirement, AC decide to share a profit and loss equally. They had, उनके पास जो JLP था, मतलब A, B, C तीनों का 2,50,000, surrender value 50. What will be the treatment in the partner's capital account on receiving JLP amount if joint life policy maintain at surrender value? तो अगर surrender value पे maintain होता है तो फिर जेएलपी का अमाउंट मिलने पे ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि बी रिटायर कर रहा है तो उन्हें कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी तो उन्हें यही देगी, सरेंडर वैल्यू देगी, क्योंकि बी रिटायर कर रहा है। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? तो पहला बात है, ये कौन सा है? जेएलपी एज एन एक्सपेंस, जेएलपी ম্যাম, एज एन এটা एसेट। মানে তো বলেনি যে এক্সপেন্স নাকি क्या ना बोले थे ইয়ে। जो जेएलपी पॉलिसी ও इज মেনটেন, मेंटेन। তাহলে ম্যাম অ্যাসেট হিসেবে এটা দেখাতে হবে। হুম দেখাতে হবে না, অ্যাসেট হিসেবেই এরা দেখায়। এবারে এই হ্যাঁ। সিচুয়েশনে যদি বি রিটায়ার করে যাচ্ছে, ওদের ট্রিটমেন্ট থাকে জেএলপির অ্যাসেট হিসেবে। এই সিচুয়েশনে যদি বি রিটায়ার করে যাচ্ছে, প্রশ্নটা হচ্ছে এরকম, তাহলে কি ট্রিটমেंट হবে এবারে? देखो, अगर एसेट हिसाब से ट्रीट होता है तो सरेंडर वैल्यू को हम लोग कहाँ दिखाते हैं? एसेट ব্যালেন্স শিটে। बैलेंस शीट में। तो सरेंडर वैल्यू दिखाते हैं जितना, उतना अमाउंट का प्रॉफिट में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। হ্যাঁ ম্যাম।
मतलब ये 50,000 सरेंडर वैल्यू में बुक कर लिया, सरेंडर वैल्यू के तौर पे, जेएलपी ब्रैकेट में सरेंडर वैल्यू के हिसाब से 50,000 क्योंकि बैलेंस शीट में बुक है। ठीक है। तो इस वजह से इस साल जब पीएल बनता है, जिस भी ईयर का बात हो, ठीक है, तो फिर वहां पर क्या होता है, यहाँ पर जेएलपी प्रीमियम का एक्सपेंस कम दिखता है, तो फिर नेट प्रॉफिट क्या हो जाता है, ज्यादा दिखता है। कितने से ज्यादा दिखेगा? 50,000 ही है। जितने का सरेंडर वैल्यू, तो 50,000 पहले ही तो उनका प्रॉफिट के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर जेएलपी मेंटेन एट सरेंडर वैल्यू होगा तो उस केस में सरेंडर वैल्यू अगर मिला तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और करने का जरूरत नहीं है। हाँ, तो फिर क्या आंसर होगा? सी, नो ट्रीटमेंट इज। हाँ, नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फोर्थ नंबर का देखते हैं। A, B, C are partners sharing profits in the ratio 2:2:1. On retirement of B, goodwill was valued at 30,000. Find the contribution of A and C to compensate B. तो तीनों पार्टनर थे 2:2:1 में। ऑन रिटायरमेंट ऑफ बी, बी रिटायरमेंट जब हुआ, गुडविल का वैल्यू हुआ है 30,000। ए और सी कितना कंपेंसेट करेगा? तो जब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ बोला ए नहीं है। ऑप्शन। ए, ए आंसर तो बोल रहा है बी होगा। पहले बोलो कि कौन से रेशियो में कंपेंसेट करेगा। गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कितना होगा? 2:1 হবে। 2:1 हो रहा है, तो फिर ये लोग तो बोल ऑन रहे रिटायरमेंट ऑफ बी। बी बोले से, तो ऑप्शन बी बोल से रहा। देखिए, হ্যাঁ ম্যাম, टू। বি হবে অপশন। ওটা তো 30,000-এর বি এর অপশন, এটাও বার করতে হবে। এটা তো টোটাল हम्म। গুডউইল বলেছে। हाँ, ये तो टोटल है 30,000 ना। इसमें হ্যাঁ। सबसे पहले निकालना है हमें बी का हिस्सा, जो कि হ্যাঁ है ম্যাম। 2/5, मतलब 12,000। अब ये হ্যাঁ ম্যাম। गेनिंग रेशियो में जाएगा, और गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2:1, 2/3, হ্যাঁ ম্যাম। 1/3, 8,000, 4,000। तो ये सही दिया है, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, फिफ्थ नंबर में देखते हैं। बोल रहा है ए, बी एंड सी वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली विद द कैपिटल बैलेंस ऑफ 50,000 फॉर ए, बी, ए एंड बी। अच्छा, फॉर सी 25,000। बी डिक्लेयर्ड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड बैलेंस इन रिजर्व ऑन दैट डेट वाज 15,000। इफ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन इतना, देन व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द लोन अकाउंट ऑफ बी। तो मतलब बी को बेसिकली क्या क्या मिलेगा वही उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होना चाहिए। तो रेशियो है 2:1, तो बी का रेशियो है 2/5। अच्छा, अब इसमें बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस, तो बी को क्या मिलेगा? उसका कैपिटल मिलेगा। ठीक है। बी डिक्लेयर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म, बैलेंस इन रिजर्व 15,000। रिजर्व का कितना मिलेगा? 15,000 का 2/5, मतलब 6,000। 6,000। गुडविल है 30,000। अब कौन कंपेंसेट करेगा वो हम लोग नहीं भी कैलकुलेट करेंगे चलेगा, इसको मिलेगा कितना वो निकालने से ही तो होगा। হ্যাঁ ম্যাম। 12,000। 12। रिवैल्यूएशन का 7,050 का 2/5 कितना होगा? ম্যাম 2820। अच्छा, 2,820। बस ये सारा चीज इसे मिलेगा तो कितना हो जाएगा? 6,000, ম্যাম दो आठ। 70,820। तो फिर ऑप्शन ए आ रहा है फिफ्थ का। ऑप्शन ए हो जाएगा। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. C retire on a decided date and goodwill of the firm is valued at 60,000. Find the amount payable to retiring partner on account of goodwill. Goodwill का कितना हिस्सा है? 10,000। हाँ, 60,000 इंटू 1/6, 6। 10,000। ठीक है, अब सेवेंथ वाला देखें।
ABC where partner sharing profit and losses in the ratio 3:2:1. A retire and goodwill जो है वो है 24,000. What will be the treatment for goodwill? तो goodwill का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये पूछ रहा है. ABC में से क्या होगा? मैम सी হবে only as capital account credited with 12,000. हाँ तो ए को अपना हिस्सा मिलेगा. ए का हो रहा है 3/6. 3/6 इंटू 24,000 तो 12,000. तो ये ए को मिलेगा. लेकिन ये लोग तो कुछ और बोल रहे. ठीक है देख लेते हैं. क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं. रिवैल्यूएशन में तो ये जाएगा नहीं. एडजस्ट थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओनली एस कैपिटल. ये गलत हो जाएगा. क्यों बोलो? क्योंकि बोला ओनली एस कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट. ए का कैपिटल क्रेडिट होगा लेकिन साथ ही साथ डेबिट भी तो होगा बाकी पार्टनरों का कैपिटल जो. हाँ मैम. तो फिर ये वाला आंसर पार्शियली करेक्ट है बट ये प्रॉपर करेक्ट है. देखो एडजस्ट करना पड़ेगा पार्टनर्स कैप. जैसे ही पार्टनर बोला तो सभी का नाम आ गया जो भी उनमें से गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहेंगे. सैक्रिफाइसिंग कौन है? ए है. गेनिंग कौन है? बी सी है. हाँ मैम. হ্যাঁ তাহলে বি হবে. ठीक है. हाँ तो फिर हमें आंसर बी देना पड़ेगा. अच्छा 7th का बी हो गया. 8th नंबर ये लास्ट है इसमें. balances of ABC sharing profit and losses in the proportion to their capital stood as. अच्छा ये है कैपिटल का वैल्यू तीनों का 2 लाख 3 लाख 2 लाख. ए डिजायर टू रिटायर फ्रॉम द फर्म. बी एंड सी शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली. बी सी जो है फ्यूचर प्रॉफिट्स को इक्वली शेयर कर रहा है. गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म बी वैल्यूड एट 1,40,000 एंड नो गुडविल अकाउंट बीइंग रेज्ड. कोई गुडविल अकाउंट रेज्ड नहीं करना है. तो क्या इसमें से क्या ट्रीटमेंट सही रहेगा? तो क्या होगा? गुडविल. गुडविल का हिस्सा मिलेगा ए को जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको. হ্যাঁ ম্যাম পাবে ম্যাম, কিন্তু কত পাবে সেইটা তো বার করতে হবে. তো প্রফিট শেয়ারিং রেশিও কিছু বলেনি তাহলে ইকুয়াল. ম্যাম টু দের না ক্যাপিটাল বলে বলেছিল দিয়েছে তো. হ্যাঁ 2:3:2. হ্যাঁ আমি ওটাই বার হ্যাঁ করছি. তাহলে হ্যাঁ. হ্যাঁ কর. ম্যাম 40,000 এর বেরোচ্ছে মানে গুডউইল. হুম. আর তাহলে গেনিং কোন রেশিও. আনসারটা? ম্যাম এক মিনিট একটু গেনিং রেশিওটা এটা বার করে নি. বের কর. ম্যাম অপশন সি হবে. হুম. 1:3 হচ্ছে না গেনিংটা. হ্যাঁ ম্যাম. हम्म. ये देखो 2/7 3/7 2/7 ये हो गया ओल्ड वाला रेशियो. न्यू वाला रेशियो हो जाएगा हाफ और हाफ और इसका गेनिंग आ जाएगा 1:3. तो वैसे ए का शेयरिंग हो जाएगा 1,40,000 का 2/7 मतलब 40,000 और ये कंपेंसेट हो जाएगा 1/4 और 3/4 में. तो 10,000 1/4 का और 3/4 का 30,000. तो ये क्रेडिट हो जाएगा ए का अकाउंट 40,000 से. ठीक है. और बी का और सी का डेबिट हो जाएगा 10 और 30,000 से. तो ऑप्शन सी. ठीक है. हम लोग का ये वाला रिटायरमेंट वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया. ठीक है. अब हम लोग डेथ जो है ये स्टार्ट करेंगे अभी. डेथ.
तो डेथ और रिटायरमेंट में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता है, ठीक है। काफी सारा चीज सिमिलर होता है, कुछ अलग अलग पॉइंट हमें पढ़ना पड़ेगा, कुछ रूल्स रेगुलेशंस वो तो हम बता देंगे। बाकी बाकी ट्रीटमेंट जैसे कि रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, गुडविल वाला ट्रीटमेंट, वो सारा चीज जो है सेम ही होता है, ठीक है। हम लिखवा देते हैं थोड़ा सा शॉर्टकट में। रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एंड लॉस अगर कुछ भी आया इन ओल्ड पीएसआर, इन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among ओल्ड पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी एंड सेपरेट लाइफ पॉलिसी, क्या क्या ट्रीटमेंट होगा जेएलपी का और सेपरेट लाइफ पॉलिसी का, ठीक है। जिसमें से जेएलपी का ट्रीटमेंट तो जैसा हम लोगों ने सीखा है वैसा ही होगा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का भी हम लोगों ने रिटायरमेंट में एक ट्रीटमेंट सीखा है, बट यहाँ थोड़ा अलग होगा, ठीक है। यहाँ पर ये चीज हम बता देंगे। रिजर्व, गुडविल, ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा ओल्ड पीएसआर में, जिसका डेथ हो रहा है उसे मिलेगा, ठीक है। ओल्ड पीएसआर में रिजर्व का हिस्सा भी मिलेगा जिस पार्टनर का डेथ हो रहा है, और गुडविल का भी उसे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिल जाएगा। और कंपेंसेशन वगैरह जैसे कि गेनिंग पार्टनर करेगा वो एज इट इज रहेगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अगर कुछ है, शेयर ऑफ अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो प्रॉफिट का हिस्सा भी मिलेगा उसके डेथ, उसका डेथ जब हुआ है उस डेट तक, ठीक है। फिर सिक्स्थ नंबर पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। तो मेन क्या याद रखना है, जिस पार्टनर का डेथ होगा उसे रिवैल्यूएशन का हिस्सा मिलेगा, उसे जो है जेएलपी का ट्रीटमेंट जैसे रिटायरमेंट में होता है वैसे ही करना पड़ेगा। सिर्फ सेपरेट लाइफ पॉलिसी का बता देंगे कैसे होगा, क्योंकि वहां पर जब हम लोग सेपरेट लाइफ पॉलिसी देख रहे थे रिटायरमेंट में तो वहां सरेंडर वैल्यू मिलता था, बट ये डेथ है तो यहाँ तो सरेंडर वैल्यू का कुछ कंसेप्ट नहीं होगा, सभी पॉलिसी वैल्यू का कंसेप्ट होगा। रिजर्व जो है उसे मिलेगा अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, गुडविल का हिस्सा भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मिलेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का भी हिस्सा या लॉस का हिस्सा भी ओल्ड पीएसआर में मिल जाएगा जिसका डेथ हो रहा है उसे। और शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, मतलब जिस दिन डेथ हो रहा है, ठीक है, जैसे कि कोई भी डेट ले लेते, जैसे आज का ही ले लेते हैं, आज है हम लोग का 6 फेब, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी का डेथ होता है और कोई फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, तो क्योंकि उन्होंने इतने दिन हमारे साथ वो थे, वो पार्टनर हमारे साथ था, तो इतने दिन का प्रॉफिट उसे मिल जाएगा, उसको बोलते हैं अप टू द डेट ऑफ डेथ, और इतने दिन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा, ठीक है। क्या अगर बोला हुआ है, अगर बोला हुआ है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एग्रीमेंट में बोला हुआ होता है तो ही मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। लेकिन प्रॉफिट का तो एग्रीमेंट के साथ कुछ नहीं है, प्रॉफिट तो मिलेगा ही, अगर लॉस हुआ तो लॉस लेना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ रूल्स है जैसे कि मैंने बोला था वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहला है सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऑफ इंडियन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932।
outgoing partners has option to receive interest at the rate of 6% per annum on his share of property of the firm or share of profit made since he ceases to be partner as may be attributable to the use of his share of property, whichever is higher। ये दोनों लिखने के बाद whichever is higher, ठीक है। ये दोनों में से जो हायर होगा वही लेना चाहिए जिसका डेथ हो रहा है, उसके लिए ये बोला गया है। मतलब सेक्शन 37 में ये बोला गया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। A, B and C are in partnership business, profit sharing ratio is equal। C died on 31st of October 2019। The capital of the partners after all adjustment stood rupees 50,000, 75,000 and rupees 1,20,000। A and B continue to carry further without setting the account of C find final payment
प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द पीरियड थ्री मंथ्स अमाउंट टू ₹28,000। ये हो गया एग्जाम्पल। अब हम लोग इससे ये सेक्शन 37 जो है ये सीखेंगे। बोल रहे एबीसी तीन पार्टनर था बिजनेस में, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल था। सी का डेथ हो गया है 31 अक्टूबर 2019 में। पहले ये चीज को हम लोग यहाँ पर एक बार 1 अप्रैल 2019 31 मार्च 2020 ये हो गया पूरा अकाउंटिंग ईयर। 31 अक्टूबर को डेथ हो गया है। 31 अक्टूबर 2019 सी का डेथ हो गया। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट स्टूड 50,000, 75,000 और 1,20,000। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल ऑफ द पार्टनर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट मतलब जैसे ही डेथ या रिटायरमेंट होता है तो जैसे रिटायरिंग पार्टनर को उसका कैपिटल मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा या जो भी मिलेगा, वो सब ऐड करने के बाद कैपिटल जो निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल। दिखाते हैं जैसे देखो लास्ट क्लास में हम लोग जब क्वेश्चन कर रहे थे तो यहाँ पर देखो पार्टनर का कैपिटल ये वाला हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। यहाँ पर दिखाते ये देखो जैसे कि ये देखो यहाँ पर ए रिटायर कर रहा था तो ए का एडजस्टेड कैपिटल निकल के ये आया, ठीक है। और बी सी जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं उनका कैपिटल उनको इतना इतना रखना था, 3 लाख रखना था, जिसमें से एडजस्टेड मतलब सारे चीजों को जोड़ जाड़ के जो निकल के आएगा उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ तो इनका बोल दिया था कि इनको इतना ही रखना है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूट किया था। अगर ऐसे नहीं बोलता तो हम लोग सिंपल क्या करते, बैलेंस करके निकाल लेते कैपिटल, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। तो एडजस्टेड कैपिटल इनका निकल के आया है 50, 75, 1,20,000 एबीसी का। ए एंड बी कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फर्दर विदाउट सेटिंग द अकाउंट ऑफ सी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो है यहां से यहां तक जो लोग काम कर रहे थे मतलब यहां से यहां जितने लोग थे उसमें तीनों लोग तीनों जन ही थे, ए भी था, बी भी था, सी भी था, ठीक है। अब सी के डेथ के बाद बिजनेस आगे चलेगा, रन करेगा, ठीक है। लेकिन अब कौन पार्टनर रह जाएंगे? सिर्फ ए और बी, ठीक है। A and B continue to carry on the business further without setting the account of C. Find the final payment to C's legal representative on 1st of Feb 2020. तो 1st of Feb 2020 को C के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पेमेंट करना है, क्योंकि C का तो डेथ हो गया, अब वो खुद कहाँ से लेने आएगा? तो फिर उसके जगह पे उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब वही लोग आते हैं लेने के लिए जो लीगल एग्जीक्यूटिव या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। उनको पेमेंट करना है हमें इतने तारीख को कि सी का जो भी हिस्सा है उनको ये पेमेंट कर देना है। अब ये लोग बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं सी के मतलब पेमेंट को एडजस्ट किए बिना, सेटिंग किए बिना, मतलब उनको पेमेंट किए बिना, ठीक है। तो उनको पेमेंट नहीं करके क्योंकि देखो सी का जब डेथ हो गया, बात समझो, सी का जब डेथ हो गया यहाँ पर तो सी का पेमेंट भी तो 31 अक्टूबर के बाद बाद ही हो जाना चाहिए था, बट उन्होंने नहीं किया। उन्होंने उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू किया और पेमेंट 1 फेब को किया, ठीक है। उन्होंने उसके बाद बिजनेस कंटिन्यू किया और पेमेंट 1 फेब को किया। तो ऐसे केस में क्या होता है? तो देखो उन्होंने इसका मतलब सी का पैसा उधार रख लिया, नहीं दिया। तो रिटायरमेंट में ऐसा कोई रूल नहीं है, बट डेथ में रूल ये है कि आउटगोइंग पार्टनर हैज ऑप्शन टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम ऑन हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ অফ द দ্য ফার্ম फर्म। লিখেছি। हाँ, ऑफ द फर्म কি লিখে দিয়েছি আমি। तो प्रॉपर्टी जो है फर्म का मतलब इसमें सी का प्रॉपर्टी कितना है, फर्म में सी का प्रॉपर्टी कितना है, जितना उसको मिलना चाहिए था जो वो लेके चला जाता, मतलब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके जाता, तो सी का प्रॉपर्टी कितना हुआ है?
मैम 1,20,000। 20, ठीक है। तो अगर हम लोग उसका पैसा नहीं दे रहे समय पे, जो कि नहीं दिया 31 अक्टूबर के बाद, और बिजनेस करते गए 1 फेब को पे कर रहे, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो उसका जो प्रॉपर्टी उस पे उसे 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो पहले 6% इंटरेस्ट कितना हो रहा है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। पहला ऑप्शन, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम करके 1,20,000 पे। 6% तो 12 महीने का है, लेकिन यहाँ पर तो 12 मंथ्स नहीं हो रहा है। उन्होंने कितने दिन उस पैसे को यूज किया उसके ऊपर, क्योंकि उसके पहले मैम देखो 3 मास। डेट होने 3 मंथ्स, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा इंटरेस्ट? मैम 1,800। 1,800। या तो ये वाला, या फिर और एक ऑप्शन है, वो करके दोनों में से जो हायर होगा वो सी को हमें देना पड़ेगा, मतलब ए बी को सी को देना पड़ेगा। शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस ही सीज टू बी पार्टनर एज मे बी एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। क्योंकि देखो सी का पैसा नहीं वापस कर रहे, तो उसके पैसे का यूज कर रहे बिजनेस करने में। तो बोला गया है कि उस पैसे से जितना प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, उस पैसे से इस पीरियड में जितना प्रॉफिट कमाया है, जैसे कि यहाँ पर ये पीरियड 3 मंथ्स का हो रहा है, उतना प्रॉफिट उसका कैलकुलेट करो, और ये दोनों में जो हायर होगा वो सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स कितना है वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, उस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में मैम सी के डेथ होने के बाद। 28,000। हाँ, तो इस पीरियड का प्रॉफिट है 28,000, ठीक है। अब ये 28,000 जो हम लोगों ने प्रॉफिट अर्न किया, इसमें किसका किसका कैपिटल इंक्लूड है? ए का भी, बी का भी, सी का भी। सी डेथ हो गया तो क्या हुआ? सी का पैसा रिटर्न तो दिया नहीं है, वो तो 1 फेब को दे रहा है। तो तीनों का कैपिटल है, ये हो गया एबीसी कैपिटल यूज हुआ है, ठीक है, बाय यूजिंग, ठीक है। अब तो कितना है तीनों का कैपिटल? 50,000, 70, 5,000 और 1,20,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2,45,000। तो 2,45,000। हाँ, 2,45,000 कैपिटल का यूज करके 28,000 प्रॉफिट हुआ है। तो इसमें से सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? कैसे निकालेंगे? प्रोपोर्शनेट करके निकालेंगे। कैसे करके प्रोपोर्शनेट करेंगे? देखो प्रोपोर्शनेट कैसे होगा, जैसे यहाँ पर देखो बोला है शेयर ऑफ प्रॉफिट मेड सिंस, हाँ, देखो कैसे प्रोपोर्शनेट होगा। 2,45,000 लगा के अगर 28,000 प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो 1,20,000 लगा के कितना हुआ होगा, जो कि सी का प्रोपोर्शन है। तो कैसे निकालेंगे? 28,000 प्रॉफिट अर्न हुआ है 2,45,000 कैपिटल यूज करके, तो 1,20,000 कैपिटल यूज करके कितना प्रॉफिट अर्न हुआ होगा? मैम 13,714। हम्म, तो ये हो गया। तो अब बोलो इसमें से हायर वैल्यू कौन सा है? मैम प्रॉफिट फॉर 3 मंथ्स ওইটা वो सेकंड। वाला, ठीक है। तो हाँ, तो फिर सी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना पड़ेगा हमें? क्योंकि हम लोगों ने सी का पैसा दिया नहीं, पैसा अटका दिया, मतलब 1 फेब को पेमेंट किया, बीच में उसके पैसे को यूज किया, तो ये दोनों में से जो हायर होगा वो पेमेंट हमें जाएगा। तो फिर हम लोग लिखेंगे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज बेनिफिशियल फॉर सीज लीगल रिप्रेजेंटेटिव he will necessarily go for his proportionate share in profit।
तो क्योंकि वो ज्यादा अमाउंट हो रहा है तो वो प्रॉफिट वाले हिस्से में उसे जाना चाहिए, ठीक है, मतलब वही लेना चाहिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, ना कि इंटरेस्ट। तो यहाँ पर ये रूल्स सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बोला हुआ है कि अगर हम लोग जिस पार्टनर का डेथ हो जा रहा है उसका पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट करने में डिले कर रहे, सेटिंग नहीं कर रहे, उसके अकाउंट को सेटल डाउन नहीं करके बाद में सेटल डाउन कर रहे हैं, समय ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा, जैसे रिटायरमेंट में लोन हो जाता है कि इस ये पैसा इसका मतलब लोन हो गया, नहीं दे रहे हैं तो कितने दिन का लोन हो गया, जैसे इसमें जाते हैं तो अगर इसका डेथ नहीं होता तो 3 मंथ्स का लोन, क्योंकि 3 मंथ्स बाद पे ऑफ कर, बट यहाँ तो डेथ ही हो गया। तो डेथ होने पे दो चीज होगा, एक तो उसका जो भी कैपिटल बन रहा था, जो अमाउंट उसका पेबल हो रहा था, उस पे 6% का इंटरेस्ट जितने दिन डिले हुआ उतने समय के ऊपर डिपेंड करके, और या फिर प्रॉफिट जितना उस पीरियड में अर्न हुआ, उसके डेथ से लेके पैसा रिटर्न तक के पीरियड में, उतने पीरियड में जो प्रॉफिट अर्न हुआ है उस प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट हिस्सा उसके कैपिटल के हिसाब से निकाल के दोनों में से जो हायर होगा वो ऑप्शन दिया जाएगा, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनको। बोलो, ये सेक्शन 37 जो है, क्या ये समझ में आया? 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हाँ मैम। ठीक है, अच्छा अच्छा। अब नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर। प्रॉफिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे पार्टनर के डेथ तक का? मतलब ये वाला पॉइंट। यहां से यहां तक मान लो 3 पार्टनर थे, ए बी और सी, ये एक फाइनेंशियल ईयर हो गया 19 to 20, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट अर्न हुआ था 1,20,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर मान लो डेथ हो गया है 1 मई 2020 को, डेथ हो गया है सपोज सी का, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक इनका जर्नी साथ रहा, इसके बाद रह गया सिर्फ ए और बी, ठीक है। मान लो कि वो आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उस हिसाब से, ठीक है। तो यहां से यहां तक का हमें प्रॉफिट को करना पड़ेगा एस्टिमेट, क्यों? क्योंकि देखो एबीसी का यहां से यहां तक का प्रॉफिट जो है वो तो इनमें डिस्ट्रीब्यूट पहले ही हो गया होगा, फिर नया ईयर स्टार्ट हुआ, फिर से इनका प्रॉफिट अर्न हो रहा था, बट अचानक से सी का डेथ हो गया, तो उसके बाद यहां से यहां तक का जो समय है इसमें तो सी ने काम किया, तो इस प्रॉफिट में सी का भी हिस्सेदारी होगा, ठीक है। तो इस प्रॉफिट में सी का भी हिस्सेदारी होगा, तो कितना प्रॉफिट होगा वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि ईयर एंड हुआ नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक बना नहीं है, तो कैसे पता चलेगा कितना प्रॉफिट होगा? तो हमें एस्टिमेट करना पड़ता है, प्रॉफिट को एस्टिमेटेड वे में निकालेंगे, मतलब एक्चुअली हमें पता नहीं होगा, बट हम लोग एक एस्टिमेट कर लेंगे कि हाँ इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो इसको बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो ईयर एंड में पता चलेगा, उसके पहले तो पता नहीं चलेगा। तो हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, बट ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकाले कैसे वही हमें सीखना है, तो उसके लिए हमें दो मेथड दिया गया है, एक होता है टाइम बेसिस, एक होता है टर्नओवर बेसिस। तो टाइम बेसिस क्या है लिखते हैं, इट इज assumed that profit has been earned uniformly throughout the year,
टाइम बेसिस का मतलब जैसे यहां से यहां तक, ठीक है, यहां से यहां तक कितना समय हो रहा है 31 मार्च के बाद से? अप्रैल में, ম্যাম আচ্ছা মে अप्रैल, ম্যাম এক মাসে হচ্ছে। एक मास ही हो, 1 मंथ हो रहा है, तो 1 मंथ का प्रॉफिट कितना है वो हम लोग निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे कि प्रॉफिट पूरा साल यूनिफॉर्म है ऐसा मान के निकालेंगे। मतलब अब प्रॉफिट पूरा साल का तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ईयर तो एंड हुआ ही नहीं है, उसके पहले डेथ हो गया, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है ना, इसको 12 लाख कर दे तो ठीक रहेगा। नहीं भी करेंगे चलेगा, चलो कर देते हैं 12 लाख। तो प्रीवियस ईयर, क्योंकि देखो 12 लाख है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि इस साल भी इतना ही प्रॉफिट होगा, और ये मान के कि हर मंथ एक ही जैसा प्रॉफिट होगा, जो कि जरूरी नहीं होता है कि मेरा जैन में जितना प्रॉफिट है फेब में भी उतना होगा, मार्च में भी उतना होगा, ऐसा थोड़ी जरूरी होता है, नहीं होता है। लेकिन टाइम बेसिस हमें यही बोल रहा है कि हम लोग प्रॉफिट को यूनिफॉर्मली अर्न कर रहे हैं ऐसा मानते हुए हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो भी एक एग्जांपल से समझ भी लेंगे, बट जस्ट थोड़ा सा बता दिया कि प्रॉफिट को हम लोग यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, जैसे कि 12 लाख अगर 12 महीने का है प्रीवियस ईयर का, तो हर महीने का कितना प्रॉफिट है? 1 লাখ। 1,20,000, सॉरी 1 लाख है, ठीक है बोलो, 1 लाख, 1 लाख है। और फिर इसका मतलब 1 मंथ का कितना हो जाएगा, मतलब ये इसका प्रॉफिट निकालना है, तो इस मंथ का कितना हो जाएगा, 1 मंथ का भी 1 লাখ ম্যাম। 1 लाख ही मानेंगे। अगर ये 1 की जगह 2 मंथ्स होता तो कितना मानते? 2 লাখ। 2 लाख, ठीक है। तो इस तरीके से। अच्छा अब देखो, टर्नओवर और सेल्स बेसिस, ठीक है, और एक तरीके से होता है टर्नओवर और सेल्स बेसिस। वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लास्ट ईयर का सेल्स जो भी मिले वो लेना है, देन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज estimated on the basis of last year sales। Profit is to be earned uniformly at the same rate। ठीक है, ये दोनों पॉइंट ही हम लोग समझ लेंगे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। A, T and N are partners with PSR 3:2:1। N dies on 31st of May 2020। Sales for 2019-20 amount to rupees 4 lakh, and profit on sales is rupees 60,000। Account closed on
31st of March every year sales वन फोर 20 to 31st of May 20 is ₹1 लाख। ठीक है। अच्छा, अब इसमें दोनों मेथड ही अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ऐसा एग्जाम्पल है, दोनों मेथड ही अप्लाई हो जाएगा। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या बोल रखा है। ATNR partners with profit sharing ratio 3:2:1 and dies on 31st of May ম্যাম কিন্তু 2020। হ্যাঁ বলো। মানে দুটোর মধ্যে তো মানে যখন করব দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা নিয়েই করতে হবে। হ্যাঁ, যে কোনো একটা নিয়েই করতে হবে, কিন্তু এরকম ইনফরমেশন হবে যেখানে সেটা আমাদেরকে আমি বলে বলে দেবো, দেবে যেটা যে কি পড়ে করতে। হয় বলে দেবে, আর না হলে যে ইনফরমেশনটা থাকবে সেটাতে যে কোনো একটাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে, দুটো অ্যাপ্লাই করতে পারবে না, আচ্ছা বাট ম্যাম। এটাতে দুটোই হয়ে যাবে। এই এক্সাম্পলটাতে আমরা দুটোই করে নিতে পারবো। বাট এক্সামে আচ্ছা এরকম দেবে যেটাতে হয় বলে দেবে, নয় এমন ইনফরমেশন থাকবে যেটাতে আমরা যে কোনো একটাই অ্যাপ্লাই করতে পারবো। अच्छा, अब देखो ঠিক यहाँ আছে। पर। हम्म देखो, अब यहाँ पर बोल रहा है कि एन का डेथ हो गया 31st में, मैंने 20 कर दिया। सेल्स फॉर 1920 हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पर 19 लिख ले। और 20 कब खत्म होगा? 31st मार्च को 20। ठीक है, तो यहां से यहां तक का सेल दे रखा है 4 लाख, और प्रॉफिट भी दे रखा है इस पीरियड का 60,000। अकाउंट क्लोज 31st मार्च, वो तो मैंने उसको फॉलो कर ही लिया। सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 20 से लेके 31st मई 20 1 लाख, तो यहां से यहां तक का सेल 1 लाख है। ठीक है, यहां से यहां तक का सेल 1 लाख है। यहां पर क्या हुआ है? डेथ हुआ है इनका। और ये ईयर कब एंड होता है? ये 21 को एंड होगा, जब होगा तब। ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें कैलकुलेट करना है प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब मुझे यहां से यहां तक का नेहा का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो अगर हम टाइम बेसिस पे करते हैं तो कैसे करेंगे? तो टाइम बेसिस पे करने से मुझे क्या करना पड़ेगा? दैट द प्रॉफिट हैज बीन अर्न यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर वाला ही लेना पड़ेगा। तो ये 60,000 का प्रॉफिट प्रीवियस ईयर में था, तो ये 12 मंथ्स का था प्रॉफिट। ठीक है, और ये यहां से यहां तक कितना मंथ हो रहा है? मार्च खत्म हो गया था, अप्रैल मई 2 मंथ्स हो रहा है। तो 2 मंथ्स का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? मैम 10,000। 10,000। ठीक है, और अगर हम लोगों को ये वाला करना पड़ा टर्नओवर और सेल्स बेसिस, तो देखो अगर कैसे समझोगे कि मुझे कौन सा करना है? मान लो एग्जाम में सिर्फ मुझे ये दिया हुआ है, तो फिर कौन से मेथड से करना पड़ेगा? मैम टाइम बेसिस है। हाँ, क्योंकि सेकंड वाला मेथड करने के लिए मुझे सेल्स वाला इंफॉर्मेशन भी चाहिए। बिना सेल्स इंफॉर्मेशन के सेकंड वाला मेथड नहीं कर पाएंगे, बट बिना सेल्स इंफॉर्मेशन के फर्स्ट वाला मेथड कर पाएंगे। यानी कि अगर एग्जाम में सिर्फ प्रॉफिट बताया है तो हम लोग फर्स्ट वाला मेथड करेंगे, लेकिन अगर मुझे सेल्स बताया है तो हम सेकंड वाला मेथड कर सकते हैं। ठीक है, मुझे सेल्स प्रॉफिट दोनों बता दिया है तो हम सेकंड वाला कर सकते हैं। बाकी अगर क्वेश्चन कुछ बोलेगा तो हम लोग क्वेश्चन को फॉलो कर लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें करने क्या बोला था? बोल रहा है वी शुड टेक प्रॉफिट एंड टोटल सेल्स ऑफ लास्ट ईयर, जो कि मुझे क्वेश्चन में गिवन है। देन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज एस्टिमेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर सेल्स। तो लास्ट ईयर के सेल्स के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट इज टू बी अर्न यूनिफॉर्मली एट द सेम रेशियो या फिर रेट। यहाँ पर प्रॉफिट का रेट निकालना पड़ेगा। तो बोलो, पहले 1920 में जो प्रॉफिट का रेट है वही सेम रेट रहेगा। ये पॉइंट ये बोल रहा है कि प्रॉफिट इज टू बी अर्न यूनिफॉर्मली एट द सेम रेट। रेट मतलब परसेंटेज, तो प्रीवियस ईयर में परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना था? कैसे निकालोगे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट? तो बोलो, प्रॉफिट का परसेंटेज कौन से रेशियो से पता चलता है? जैसे पढ़ा है ना रेशियो 12 में। ম্যাম এটা 15% হবে। ওটাকে কি বলে? 15%, ঠিকই বলেছো, গ্রস প্রফিট ম্যাম রেশিও। ওই যে প্রফিট বাই সেলস ইনটু হুম 100 করলে তো হুম ওটাকে জিপি বলে। জিপি, হ্যাঁ জি গ্রস প্রফিট।
जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो जीपी कितना है, यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट दिया है वही ले लेंगे, जीपी हमें अलग से दिया नहीं है तो इसी से काम चला लेते हैं। और 4 लाख इंटू 100 तो कितना हो जाएगा, 15%। अब बोल रहा है यही रेट हमारा नेक्स्ट ईयर भी अप्लाई हो जाएगा, ये मान के हमें चलना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट ईयर मेरा, पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि नेक्स्ट ईयर मेरा प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट फ्रॉम 1/4/20 से लेके 31 मई 20 तक का प्रॉफिट कितना है, कितना निकालेंगे। मैम 1 लाख इंटू 15% করতে হবে, सेल्स तो दिया हुआ है तो 1 लाख। তাহলে 15,000। सेल पे ही होता है ना जीपी, देखो जीपी बाई सेल्स, तो सेल पे अगर ये परसेंटेज लगाएंगे तो मुझे जीपी पता चल जाएगा, और मुझे 15% ही लगाना है कि यही रूल्स तो मुझे बोला गया है कि प्रीवियस ईयर का ही प्रॉफिट का रेट लगा देना है। पता चल गया इस पीरियड में 2 मंथ्स में कितना प्रॉफिट है। इसमें अब एन का हिस्सा निकाल लो, 15,000 में उसका हिस्सा कैसे निकालोगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से कितना हो जाएगा, इंटू 1/6। तो कितना आ रहा है, ম্যাম কিন্তু 2 মাসেরটা তো ম্যাম করলাম না, মানে 15% তো হোল ইয়ার ছিল, আর না এটা ওটা তো তো, না এটা, এটা তো ইয়ারের ওপর হয় না, এটা সেলস এর ওপর। 15% অন সেলস মানে 15 টাকা প্রফিট যখন সেলস আমার 100 টাকা, ওটা কিন্তু পার অ্যানাম নয়, ওটা ইন্টারেস্টে হয় হ্যাঁ না। তাহলে হ্যাঁ আমার হ্যাঁ যদি 100 টাকা সেলস হলে 15 টাকা প্রফিট হয়, তাহলে আমার 1 লাখ টাকার যদি সেল হয় তাহলে কত প্রফিট হবে, 15/100 ইন্টু 1 লাখ, হ্যাঁ ম্যাম, তাহলে 1 লাখের হ্যাঁ পনেরো হ্যাঁ পার্সেন্ট এটা পার অ্যানাম নয় না, সেই জন্য এখানে কোনো টাইমের ব্যাপার নেই কি ইন্টু এত/12 হবে। হ্যাঁ তাই ম্যাম, না। ওটা ম্যাম 2,500 হবে। हम्म। अब इसमें लेकिन हायर लोअर कुछ नहीं है कि टाइम बेसिस पे होने से 10,000 हो रहा है, ठीक है, इस बेसिस पे होने से 2,500 हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, इसमें लेकिन एन का शेयर हम लोगों ने नहीं निकाला था, हम लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट निकाला था 2 मंथ्स का, इसमें एन का शेयर कितना हो जाएगा वो निकालो। ये तो 2 महीने का प्रॉफिट इंटू ম্যাম ইন্টু 1/6, 6 करने से जितना आएगा उतना, 1667। ठीक है। इसमें 1667, इसमें 2500, बट इसमें हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे ये मेथड नहीं वो अप्लाई करेंगे, वैसा नहीं। देखो क्वेश्चन जैसा बोल देगा वैसा, इसका कोई रूल्स नहीं है कि हायर वाला ही देना पड़ेगा। हो ये एग्रीमेंट वगैरह में जैसे लिखा हुआ रहेगा कि किसी पार्टनर का डेथ होने से कौन से बेसिस फॉलो किया जाता है तो वही फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई रूल्स नहीं, जैसे इसमें है, इसमें हम लोग रूल्स अप्लाई करेंगे कि भाई जो हायर होगा वही हम लेंगे, क्योंकि सेक्शन 37 इसको बोल रखा है। क्लियर है হ্যাঁ ম্যাম, यहाँ तक, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग सेपरेट लाइफ पॉलिसी का रूल्स एक बार देख लेते हैं। सेपरेट लाइफ पॉलिसी जब लिया जाता है तो कैसे होगा, इफ सेपरेट लाइफ पॉलिसी इज टेकन, द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड पार्टनर will get total amount of share, total policy value of his or her own plus surrender value of other into profit sharing ratio।
तो ये फॉलो करना पड़ेगा ये रूल्स, ठीक है। तो ये बता देते हैं, मतलब इसको करके हम दिखा देते हैं कैसे करके होगा एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल, सेपरेट लाइफ पॉलिसी बोल के हेडिंग करेंगे। पॉलिसी वैल्यू 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। सरेंडर वैल्यू 5,000, 10,000, 20,000। A/B/C रेशियो है 1:2:2। ए डाइट, ए का डेथ हो गया, ठीक है। तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी था, ए का डेथ हो गया, तो सबसे पहले डेथ होने पे क्या मिलेगा बोलो। मैम पॉलिसी वैल्यू तो ए को थ्री मैं लाख 3 लाख। मिलेगा। हाँ, लेकिन पूरा 3 लाख नहीं मिलता है, क्योंकि ये सारा खर्चा बिजनेस से पे होता है। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिसको शेयर मिलेगा, टोटल अमाउंट ऑफ शेयर उसका क्या हो जाएगा, जो डिजीज पार्टनर होगा उसका टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ हिज और हर ओन शेयर। तो टोटल पॉलिसी वैल्यू ऑफ एज शेयर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल ऑफ एज शेयर इक्वल कितना हो जाएगा, 3 लाख। 3 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं मिलेगा, उसमें उसका सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा मिलेगा। जैसे हम लोगों ने रिटायरमेंट में देखा था कि सरेंडर वैल्यू का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हिस्सा मिलेगा। बाकी लोगों का मैम वन यहाँ बाई पर, फोर बताइए। हाँ इसका 1/5 होगा शायद, 2 2 4 1 5, और 5 वन है फिफ्थ मैम 5। इसका 1/5 होगा। लेकिन साथ ही साथ बाकी लोगों का, क्योंकि बाकी लोगों का तो डेथ नहीं हो रहा है, तो उनका तो पॉलिसी वैल्यू नहीं आएगा, तो फिर उनका क्या ले लेंगे ऑन दैट मोमेंट, सरेंडर वैल्यू लेना पड़ेगा। जो कि रिटायरमेंट के केस में क्या था, सभी सरेंडर वैल्यू आ जाता था। सेपरेट लाइफ पॉलिसी के केस में, रिटायरमेंट में सभी का क्या आ जाता था, रिटायरिंग पार्टनर का सरेंडर वैल्यू एज वेल एज जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनका भी सरेंडर वैल्यू ले लेते थे। याद आ रहा है। হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ तो ম্যাম यहाँ আগের पर, দিনই এটা বলছেন। হ্যাঁ, তো আগের দিন এটা আমি বলেছিলাম রিটায়ারমেন্টে, ঠিক আছে। সেম এই জিনিসটাই দেখো এটাতে রিলেট করতে পারবে, একই রকম জিনিস আছে, মানে মনে রাখার সুবিধা হবে। যদি আগের দিনেরটা আমাদের মনে আছে না, তাহলে এটা আমাদের মনে রাখতে বেশ সুবিধা হবে। জানি না কোথায় লিখেছি। तो देखो इसमें हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया था, लास्ट क्लास में जो रिटायरमेंट में किया था, यहाँ पर अगर ये সারেন্ডার ভ্যালু रिटायरमेंट होता, সবার। हाँ यहाँ पर सबका सरेंडर वैल्यू जाता है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस एक का पॉलिसी वैल्यू, क्योंकि जिसका डेथ होगा उसका तो पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा ना, उसका थोड़ी ना कम मिलेगा। तो उसका पॉलिसी वैल्यू और बाकी लोगों का सरेंडर वैल्यू, और उसमें उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसका डेथ हो रहा है, मतलब 1/5। तो कितना हो जाएगा, 3,30,000, मैम 66,000। 66,000, ठीक है। 66,000। अब इसका एंट्री कैसे होगा वो एक बार बता देते हैं। देखो जब अमाउंट मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी से, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बोलो इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी, वो तो 3 लाख ही देगी, मैम सेपरेट হ্যাঁ लाइफ पॉलिसी है। वो तो और कुछ হ্যাঁ देगी ম্যাম नहीं, वो तो इनका ट्रीटमेंट है, इन्होंने ऐसा किया है। बट इंश्योरेंस कंपनी तो थोड़ी ना 10,000 20,000 देने वाली है, वो कितना देगी, ए ने जहां पॉलिसी कर रखा है वहां से उसको 3 लाख मिलेगा बस। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, मतलब यहां पर ए ए का बात हो रहा है, ठीक है। तो 3 लाख मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर पॉलिसी वैल्यू हो जाएगा। ये देखो यहाँ ना किया हुआ है वो चीज, देखो यहाँ इन जनरल तरीके से लिखा हुआ है कि क्या फॉर मतलब एंट्री होना चाहिए। ये सारा चीज हम लोगों ने कर दिया। ये देखो कहाँ चला गया, तो ये बीच में ये एक बार पढ़ाना पड़ेगा, मेथड 1 2 3 ये बता देंगे। ये रहा,
ये देखो क्या बोला है, बैंक टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, एश्योर्ड वैल्यू, एश्योर्ड वैल्यू का मतलब पॉलिसी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर एंट्री किससे होता है, एश्योर्ड या फिर पॉलिसी वैल्यू से, ठीक है। इससे आंसर होगा और लॉजिकल भी है, पॉलिसी वैल्यू ही मिलेगा। उसके बाद क्या होगा, ऐसे एंट्री होगा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज्ड पार्टनर 3 लाख, मतलब पॉलिसी वैल्यू। अच्छा, और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सेपरेट लाइफ सरेंडर वैल्यू, ठीक है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ सेपरेट, SLP लिख देते हैं, ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, जो कि है 30,000, ठीक है। सरेंडर वैल्यू मतलब जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा वही ले रहा है, 3 लाख और 20 और 10 30, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो रिमेनिंग पार्टनर का सेपरेट लाइफ पॉलिसी, लेकिन सरेंडर वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा। टू एग्जीक्यूटर ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, एग्जीक्यूटर्स ऑफ डिजीज्ड पार्टनर, जो जिस पार्टनर का डेथ हो गया उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। तो एग्जीक्यूटर को कितना मिलेगा, अभी निकाला हम लोगों ने 66,000, ठीक है, 66,000 मिलेगा। ये हो जाएगा टोटल वैल्यू एज पर PSR, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जो टोटल वैल्यू से मिलने वाला है, टू रिमेनिंग पार्टनर, टू रिमेनिंग पार्टनर को मिलेगा। रिमेनिंग पार्टनर में यहां पर हम लोग का आ जाएगा बी और सी, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, ठीक है, बीज कैपिटल सीज कैपिटल। अब इनको कितना मिलेगा, तो 3,30,000 में बी को कितना मिलेगा, 2/6 कितना होगा, और 2/6, 2/6, 2/6 करके देखो, 3,30,000 में। 2/5 तो वन लाख ओ थर्टी है, टू और 1,32,000। अच्छा, 1,32,000 और 1,32,000 टैली हो रहा है, डेबिट क्रेडिट। हाँ मैम। टैली हो रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ डिजीज पार्टनर एश्योर्ड वैल्यू, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ऑफ रिमेनिंग पार्टनर सरेंडर वैल्यू, टू एग्जीक्यूटिव टोटल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग, टू रिमेनिंग पार्टनर टोटल वैल्यू डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब वही टोटल वैल्यू 3,30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिजीज पार्टनर, 3,30,000 डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिमेनिंग पार्टनर, जिसमें से एक बी है एक सी है। बोलो ये समझ में आ गया, इनका एंट्री कैसे होगा। हाँ मैम। ठीक है, थोड़ा सा अलग है तो इसलिए मैंने ये एंट्री करके यहाँ पर दिखाया। अच्छा, अब इसमें और एक पॉइंट हमें सीखना है, PL सस्पेंस बोल के यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, वो क्या है समझो। उसके लिए यहाँ पर ही एक एग्जाम्पल है, उसी को हम करवा देते हैं, ये वाला, ठीक है। यहाँ से बोल रहा है कि ABC आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. A died on 15th of April 2022. The firm closes its books on account books of accounts as on 31st December every year. 15th April 22 को डेथ हुआ है, तो 15th अप्रैल 22 को डेथ हुआ है, यहाँ पर कर देते हैं 15th अप्रैल 22 को डेथ हुआ है, और ईयर एंड होता है हर बार दिसंबर में, तो इसका ईयर एंड होगा 31st दिसंबर 2022 में, ठीक है। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि सो द एग्जीक्यूटर ऑफ इज एंटाइटल 3.5 मंथ प्रॉफिट। तो देखो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, मैम 1 जनवरी 22। हाँ 1 जन 22 को स्टार्ट हुआ होगा। अब यहाँ पर डेथ हो गया 15th अप्रैल को। अब यहाँ से यहाँ तक का जो प्रॉफिट है, सॉरी उल्टा दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक की, तो यहाँ पर तो तीनों पार्टनर थे, A+B+C, ठीक है। अब अचानक से यहाँ पर डेथ हो गया है, किसका हुआ है, डेथ हुआ है A का। तो ये जो 3.5 मंथ का प्रॉफिट है, 3.5 मंथ मतलब ये वाला देखो, यहाँ पर था ना A, तो A का एग्जीक्यूटर इस समय का जो प्रॉफिट है उसका हिस्सा मांगेगा, बोलो मांगेगा कि नहीं मांगेगा।
यहाँ पर जो हाँ प्रॉफिट मैम। है वो तो बोलेगा। अब ये 3.5 मंथ ही हो रहा है, कैलकुलेट करो, जैन पूरा, फेब पूरा, मार्च पूरा, हाँ मैम, 3 मंथ, और 3.5 मास। 3.5 मास হচ্ছে এটা। इतने मंथ का प्रॉफिट के लिए ए का एग्जीक्यूटर डिमांड कर रहा है, ठीक है। इफ ए शेयर इज इमीडिएटली पेड ऑफ, देन प्रॉफिट फॉर 2021 कैन बी टेकन एज द बेस फॉर कैलकुलेटिंग 3.5 मंथ प्रॉफिट इन द ईयर 2022। बोल रहा है अगर ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लोग इमीडिएटली पे कर देंगे तो उसको पे करने के लिए हमें प्रॉफिट को एस्टिमेट करना पड़ेगा। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा, एस्टिमेट के लिए हमारे पास दो बेसिस होता है, एक होता है टाइम बेसिस और एक क्या लिखा हम लोगों ने, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस। तो हमारे पास इसके प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट और सेल्स का बेस, हमें सेल को एज ए बेस यूज करना है प्रॉफिट निकालने के लिए, जो भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इसका प्रीवियस ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट हुआ होगा। तो यहाँ पर यही चीज बोल रहा है कि ए शेयर इज इमीडिएटली अगर पे ऑफ करना है, देन प्रॉफिट फॉर 2021 हम लोग ले सकते हैं 3.5 मंथ के प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, उसको बेस मान सकते हैं। इफ मेसर्स एबीसी अर्न 96,000 इन 2021, तो 96,000 का अर्निंग मतलब ये प्रॉफिट का बात हो रहा है, क्योंकि ये रेवेन्यू नहीं बोला है, ये अर्न, अर्न का मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है, सेल नहीं। तो यहाँ पर हमें क्या दे दिया है, नेट प्रॉफिट दे दिया है 96,000 2021 में था इनका, एबीसी जब एक साथ थे। देन 3.5 मंथ का प्रॉफिट फिर कितना होगा वो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर प्रॉफिट को हमें क्या करना है, एस्टिमेट एस्टिमेट करना। मैम 96,000 ही कवर करता है। हाँ, तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, एक है टाइम बेसिस, एक है टर्नओवर बेसिस। तो टाइम बेसिस पे कैसे निकालेंगे, टाइम बेसिस हमें क्या बोल रहा है कि प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है यूनिफॉर्मली मान लेते हैं, तो हर मंथ प्रॉफिट कितना था 8,000 करके, तो फिर ये 3.5 मंथ का कितना होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो कितना होगा, 28। 28,000। और क्या हम लोग इस इंफॉर्मेशन से टर्नओवर बेसिस निकाल सकते हैं। हाँ मैम, सेल्स गए नहीं तो। हाँ, तो फिर ये वाला हमारा एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेथड हमें अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा होगा नहीं कि हमें दोनों ही डेटा दे दे, ठीक है, अगर दे दे तो दोनों में से कोई भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, किसी एक ही इंफॉर्मेशन को दिया रहता है या फिर बोल देता है ऐसे करके करो, तो ये तो हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे इसको, ठीक है। तो प्रॉफिट हम लोगों ने 3.5 मंथ का एस्टिमेट कर लिया। अब इसमें ए का शेयर कितना हो जाएगा, 28,000 इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है हम लोग का 2:2:1, मतलब 2/5, मैम 11,200। 200, ठीक है। ये ए का शेयर ऑफ प्रॉफिट हो गया। अब देखो, हाँ 11,200। अब इसका एंट्री इन्होंने क्या किया है, पीएल सस्पेंस टू एस कैपिटल। अब ए को प्रॉफिट मिलेगा तो एंट्री तो टू एस कैपिटल होगा ही, बोलो इसमें तो कोई नहीं समझने वाला पॉइंट नहीं है, प्रॉफिट मिलेगा तो टू एस हाँ मैम, कैपिटल इतना होगा। ही होगा। नॉर्मली हम लोग क्या हाँ। लिखते हैं, पीएल, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल लिखते हैं जब प्रॉफिट मिलता है। हाँ मैम। लेकिन यहां पर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन की जगह पीएल सस्पेंस लिखेंगे, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, क्यों वो भी बताते हैं। पीएल सस्पेंस लिखेंगे, ठीक है, ये वाला वर्ड पॉइंट टू बी नोटेड है, पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। क्यों, क्यों हम लोग पीएल अप्रो नहीं कर सकते, क्योंकि ईयर एंड हुआ कहाँ है, ईयर एंड होगा फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनल अकाउंट्स बनेगा, ठीक है, तब ना हमें पता चलेगा। जब तक फाइनल अकाउंट्स नहीं बनेगा तब तक हमें नेट प्रॉफिट का कैसे पता चलेगा, तब तक हम लोग पीएल अप्रो कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते। लेकिन मुझे ए को तो पे करना पड़ेगा, हम ए को ए का पेमेंट कितने दिन तक बिना रोके रख सकते हैं, ठीक है, मुझे तो ए का पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मुझे इंटरेस्ट देते जाना पड़ेगा, या फिर उसका प्रॉफिट जो सेक्शन 37 है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे हैं प्रॉफिट को, तो इसीलिए इस प्रॉफिट का नाम है पीएल सस्पेंस, ठीक है, इसको हम लोग पीएल सस्पेंस बोलेंगे। और ये दिखेगा कहाँ, ठीक है, ये हम लोग के बैलेंस शीट के, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा,
ऐसा क्यों बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखेगा? क्योंकि जब फाइनली ईयर एंड होगा और यहाँ पर जब हम लोग का बैलेंस शीट बनेगा तो हम लोग यहाँ पर, या फिर जो भी मतलब ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनेगा ना, तो जैसे देखो पीएल बनेगा तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें से ये अमाउंट हमें डिडक्ट कर देना 11,200, क्योंकि इतने का प्रॉफिट ऑलरेडी हम लोग बुक कर चुके हैं, तो टोटल प्रॉफिट में से इतना हम लोग हटा देंगे। ठीक है, तो हटाने का मतलब माइनस कर देंगे। तो प्रॉफिट को एसेट साइड में लिख रहे हैं, मतलब उसको हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि हम लोग उसको फ्यूचर में माइनस करने वाले हैं। प्रॉफिट तो नॉर्मली लाइबिलिटी साइड में दिखता है, तो क्योंकि ये प्रॉफिट हमारा नेगेटिव रहेगा, मतलब माइनस कर देना है फ्यूचर में, तो इसीलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, इस प्रॉफिट को, तो इसको बोला जाता है पीएल सस्पेंस, इसको हम लोग पीएल नहीं बोल सकते। यहां पर देखो वही चीज बोला है, जर्नल एंट्री हो जाएगा पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। ठीक है, शेयर ऑफ 3.5 months प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू इस कैपिटल अकाउंट ऑन डेथ एट द एंड ऑफ द ईयर 2022 द प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये देखो जब यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स बनेगा ना, जो मैंने अभी बताया, यहाँ पर 22 में जब फाइनल अकाउंट्स बनेगा तो ये 11,200 जो है वो पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो पीएल में वो एड ऑन हो जाएगा। लेकिन पीएल में एड ऑन होने से, अब देखो बात समझो, यहां पर अगर हम लोग इसे ट्रांसफर कर देंगे टू बैलेंस बीडी बोल के, ठीक है, यहां पर मान लो हम लोग प्रॉफिट अकाउंट में इसे 11,200 ट्रांसफर करेंगे, ऐसा बोल रहा है, तो फिर मेरा प्रॉफिट 11,200 से फिर से इस साल में जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें 11,200 ऐड ऑन हो जाएगा, बट ऑलरेडी 11,200 तुम लोग बुक कर चुके हैं। इसीलिए उसका इंपैक्ट को सही करने के लिए नॉर्मली बैलेंस शीट के तो कैपिटल के साथ एड ऑन होता है ना प्रॉफिट। ठीक है, जब हम लोग इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट बनाते हैं और जब पार्टनर लोगों का करते हैं तब प्रॉफिट ऐड ऑन करके क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि वो ऑलरेडी कैपिटल अकाउंट में ऐड ऑन हो जाता है, फिर कैपिटल निकलता है, विथ प्रॉफिट कैपिटल निकलता है। ठीक है, इसलिए वो अलग से दिखता नहीं है पार्टनरशिप वाले बैलेंस शीट में। लेकिन नॉर्मल तुम लोग देखो ना, जब कोई ट्रेडर सोल प्रोप्राइटर का करते हो तो इस तरीके से दिखाते हो। अब अगर हम 11,200 प्रॉफिट पहले भी बुक किया फिर से बुक करेंगे तो वो तो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ना, मतलब डुअल इंपैक्ट आ जाएगा। तो इसीलिए 11,200 के प्रॉफिट को इधर बुक किया जाता है पीएल सस्पेंस बोल के। ठीक है, तो फिर इधर बुक करने से क्या हो गया, इधर भी 11,200 इधर भी 11,200, तो इंपैक्ट न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो 11,200 का इंपैक्ट एक ही बार आएगा। बोलो समझ में आया? हाँ मैम। तो इसीलिए इसे पीएल सस्पेंस बोला जाता है। पहला बात है पीएल सस्पेंस बिकॉज ये एस्टिमेटेड है, ये एक्चुअल वाला है नहीं। ठीक है, तो जब एक्चुअल प्रॉफिट होगा तो इस प्रॉफिट को पीएल में ट्रांसफर कर देंगे, फिर प्रॉफिट निकालेंगे, तो फिर इसका मतलब 11,200 दो बार बुक हो जाएगा। इसीलिए जब पीएल सस्पेंस बनाएंगे तो वहां पर हम लोग ये 11,200 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। बस इतना हमें ध्यान रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट है वो बता देते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी देखो मैंने यहाँ से सारा चीज जो है बता दिया जो भी हमें चाहिए, जैसे कि यहाँ पर क्या क्या होता है, डेथ होने से पार्टनर का जेएलपी का ट्रीटमेंट, सेपरेट लाइफ पॉलिसी का ट्रीटमेंट, एसएलपी का ट्रीटमेंट। ठीक है, यहाँ पर ये वही सारे अमाउंट लेके ही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, 13,714 ये सब, ये देखो 1,800। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मैंने 1,800 वाले पे भी सी का शेयर निकाल लिया था ना, शायद वो गलत हो गया मुझे लगता है। एक मिनट हम देख लेते हैं। नहीं, ठीक है, वो प्रॉफिट वाले पे निकाला था, मुझे लगा 1,800 को मैंने कुछ किया, नहीं ठीक है। अच्छा अब देखो, टाइम बेसिस सिखाया मैंने कैसे करके होता है, टर्नओवर और सेल्स बेसिस सेम, यही सारे मैंने एग्जांपल्स लिए हुए हैं यहाँ से ही। ये सारा चीज जेएलपी, हाँ ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जेएलपी का ट्रीटमेंट देखो तो सेम है, बस नाम अलग है। यहाँ पर ये प्रीमियम मेथड, प्रीमियम मेथड मतलब रिटायरमेंट में कौन सा ट्रीटेड एज एन, मैम एक्सपेंस। हाँ एज एन एक्सपेंस। सरेंडर वैल्यू मेथड मतलब ट्रीटेड एज एन एसेट। एज एन एसेट। और जेएलपी, जेएलपी रिजर्व मेथड का मतलब ट्रीटेड एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी। बस नाम चेंज कर दिया है, बट उतना भी कुछ चेंज नहीं है, पढ़ने से समझ में आता है सिमिलर टाइप ऑफ चीज ही रखा गया है। ठीक है,
अच्छा, सबसे पहले देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला है कि जेएलपी डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। इसका मतलब जेएलपी एज एन एक्सपेंस, अगर तुम लोग प्रीमियम मेथड नाम याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा। देन द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल एबीसी 3 पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। दे टूक ए जॉइंट लाइफ पॉलिसी 1 लाख का। नाउ इफ ए डाइज द फर्म विल रिसीव 1 लाख। क्योंकि डेथ का क्वेश्चन है तो डेथ होगा तो जेएलपी का अमाउंट ही मिलेगा। तो फिर एंट्री क्या हो जाएगा? तो देखो हम लोग फॉलो कर रहे हैं प्रीमियम मेथड, यानी जेएलपी एज एन एक्सपेंस, और डेथ हो गया है किसी एक पर। डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बैंक टू जेएलपी। ठीक है, फिर जेएलपी टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 5:3:2 में। 2 में। तो फिर 5:3:2 मतलब 1 लाख बाई 10, यानी 10,000 इंटू 5, 50, 30, 20। ठीक है, सेम ट्रीटमेंट, कुछ भी अलग नहीं है। हाँ मैम। फिर से वही क्वेश्चन दिया है बट यहाँ पर पॉइंट चेंज कर दिया है। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट में अपियर कर रहा है सरेंडर वैल्यू में। देन द फर्म विल गेन ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर। फॉर एग्जांपल एबीसी आर इन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इतना। दे टुक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी विच इज अपियरिंग इन द बैलेंस शीट एट द सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है, मतलब जेएलपी का सरेंडर वैल्यू दिख रहा है 10,000, बट डेथ हुआ है तो पैसा कितना मिलेगा? 1 लाख मिलेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? बिना देखे हम लोग करते, बैंक टू जेएलपी जेएलपी है 1 लाख 1 लाख। 1 ठीक है, लाख। अब जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जेएलपी टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल, लेकिन कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा? 90,000। 90,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि 10,000 का इम्पैक्ट पहले ही आ चुका होगा। 90,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? 5:3:2 में। तो फिर कितना हो जाएगा? 10 मतलब 9,000, मतलब 9 5 45, 45,000, 27,000 और 27,000, 18,000, 45, 27 और 18, 45, 27 और 18। ठीक है, हो गया। सेम कंसेप्ट है, बस नाम अलग है, लेकिन एक बार हम दिखा दे रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ये भी हम लोग का किया हुआ है। फिर यहाँ पर देखो एबीसी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, सेम क्वेश्चन है। जेएलपी लिया है अपियरिंग इन बैलेंस शीट एट द सरेंडर वैल्यू ऑफ 10,000 अलोंग विद जेएलपी रिजर्व। तो रिजर्व में कितना जाएगा? अगर एसेट 10,000 का दिख रहा है तो फिर रिजर्व में कितना जाएगा? बोलो मैम 90,000। ना, जितना सरेंडर वैल्यू में होता है रिजर्व भी उतना ही होता है ना। रिजर्व मतलब तो इधर कितना आएगा? अच्छा। तो याद हाँ करो, है, और देखिए ये है मैम बोला था। 10,000 जेएलपी ठीक है, रिजर्व है। तो अगर एक का डेथ हो गया तो मिलेगा क्या? कंपनी तो अपना 1 लाख ही देगी, तो वो उनको एंट्री करना पड़ेगा बैंक टू जेएलपी 1 लाख 1 लाख। ठीक है, फिर ये जेएलपी रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अब सरेंडर वैल्यू ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वो चला गया है रिजर्व में। जेएलपी रिजर्व है, हाँ मैम। हाँ তাহলে একবার 10,000 একবার 90,000 হবে। हाँ, एक बार 10 एक बार 90, और यही वाला यहाँ पर एज ए रिजर्व चला गया, तो अब रिजर्व के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा? रिजर्व क्रेडिट होता है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो डेबिट हो जाएगा। तो जेएलपी रिजर्व टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस सीज कैपिटल। कैपिटल, 10,000 का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये देखो 10,000 डिस्ट्रीब्यूट किया है, 5,000, 3,000, 2,000, और यहाँ पर बाकी 90,000 का 45, 27, 18। क्लियर है? हाँ मैम। और देखो यहाँ पर जब एंट्री हो रहा है तो जेएलपी रिजर्व, और यहाँ पर जब एंट्री होगा तो ये पॉलिसी का 90,000। ठीक है, हाँ मैम। अच्छा ये तो बता दिया सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अच्छा, ये वाला एक करके देखते हैं, इलास्ट्रेशन 1 एक तो बनेगा जो टाइम है, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इलास्ट्रेशन 1 बोल रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओमेंड कंपनी इन विच XYZ वेयर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1:2:2 एज ऑन 31st of March 2022. Mr. Z died on 31st December 2022. His account has to be settled under the following terms.
अच्छा, तो ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल, बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल। अच्छा, इसमें से ये रिजर्व लेकिन सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। देखते हैं क्या करने बोला है। गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड लॉसेस। 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉसेस का एवरेज निकाल के इंटू 2 करना पड़ेगा, तब जाके गुडविल कैलकुलेट होगा। प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर 3 years हमें दे दिया है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/2022 से लेके 31st December 2022 shall be ascertained proportionately on the basis of average profit and losses on the preceding 3 years। अब ये क्यों निकालने के लिए बोला है? क्योंकि देखो डेथ कब हुआ है? 31st December को। इनका ईयर एंड कब होता है? 31st March को होता है। तो देखो यहाँ पर 1 अप्रैल 22 से ले, क्योंकि डेथ अगर 31 दिसंबर 22 तक हुआ है तो उतने दिन तक का प्रॉफिट को प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करके उनको, उनके एग्जीक्यूटर को प्रॉफिट का हिस्सा हमें देना पड़ेगा, ठीक है। और वो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोल रहा है प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ प्रीसीडिंग 3 years। तो वो प्रॉफिट कैसे लेना है? नॉर्मली हम लोग सिर्फ प्रीवियस ईयर का लेते हैं, जो रूल्स हम लोगों ने देखा, बट क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हमें प्रीवियस 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है और उस प्रॉफिट में इतने समय का प्रॉफिट को प्रोवाइड करना है उसके एग्जीक्यूटर को। बोलो, ये पॉइंट समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম, অ্যাভারেজ করে তারপর ওর ভাগটা ওকে দিয়ে দিতে হবে। দিয়ে দিতে হবে। এটা এভারেজ করতে বলেছে তাই করছি, যদি না বলবে তাহলে আমরা হ্যাঁ জাস্ট ম্যাম। আগের বছরেরটাকে এস্টিমেটেড বেসিসে বের করে নেব। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March ए कार कॉस्टिंग 40,000 was purchased on 1 April 2021 and debited to traveling expense account on which depreciation is to be calculated at 20% per annum at written down value method। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गया है कि 31 दिसंबर में जो कार खरीदा गया था उसको इन्होंने क्या किया है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस बोल के दिखा दिया है। तो फिर प्रॉफिट गलत दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखा है प्रॉफिट कम हो गया होगा, क्योंकि ये तो एसेट था। तो मुझे फोर्टी হ্যাঁ थाउजेंड ম্যাম। से ऐड बैक करना पड़ेगा, है ना, उस साल के प्रॉफिट को। হ্যাঁ और ম্যাম। डिप्रिशिएशन भी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना था तो डिप्रिशिएशन नहीं दिखा है, उस वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा, तो डिप्रिशिएशन दिखा के प्रॉफिट को कम करेंगे। दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द इन डिप्रिशिएटेड वैल्यू। तो बोल रहा है डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही एसेट को बाद में दिखाना है। वो तो नॉर्मल रूल्स होता है, नहीं भी बोलेगा तो हम लोग डिप्रिशिएशन लेस करके ही दिखाएंगे। Other values of asset were agreed as follows: inventory, building, computer, investment, trade receivable were considered good। बोल रहा है ट्रेड रिसीवेबल सारे गुड है। बोल रहा है कैलकुलेट गुडविल एंड जेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/22 to 31st December 2022। Prepare revaluation account assuming that other item of the asset liability remain the same। Prepare partners capital account and balance sheet। ठीक है, तो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बोला है गुडविल को कैलकुलेट करके दिखाओ, तो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए 3 साल के प्रॉफिट। तो 3 साल का प्रॉफिट जो है, 3 साल का प्रॉफिट जो है, ठीक है, उसमें हमें कुछ रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, वो कार वाला पॉइंट, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट को रेक्टिफाई करते हैं। यहां पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट। 31st March 22, 21 और 20। थर्टी ट्वेंटी 10,000 नेगेटिव। कार का वैल्यू ऐड करेंगे, क्योंकि वो दिखाने के वजह से हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। कार रॉन्गली चार्ज्ड एज ट्रेवलिंग एक्सपेंस। तो कौन से टाइम पे कार खरीदा गया था? 1 अप्रैल 21 में खरीदा था, तो कौन से साल के प्रॉफिट में 40,000 ऐड होगा? 1/4/21 में खरीदा गया था, तो कहां पर ऐड ऑन होगा? তাহলে ম্যাম 1 April 2021 to 31st March 2022 অবধি হয়েছে ওটা, তাহলে मतलब এটা। यहाँ पर হ্যাঁ। 40,000, ठीक है।
यहाँ तो इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब कार का डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे तो लेस करेंगे, डिप्रिशिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 20%, ठीक है। तो 40,000 का कार है, 20% डिप्रिशिएशन लगेगा। और कितने समय के लिए लगेगा, क्योंकि फर्स्ट डे को ही खरीदा गया था, 1 अप्रैल को, तो पूरे 1 साल का लगेगा, तो कितना हो जाएगा? मैम 8,000। 8,000, ठीक है। ये सारे ईयर्स में नहीं लगेगा, ये देखो ना, ये मैंने ना उल्टा लिखा है, एक्चुअली उल्टा दिया हुआ था, मैंने भी लिख दिया, मतलब 2021-22 नहीं लिख के मैंने 22-21-20 लिख दिया। मतलब ये लास्ट वाले ईयर में हुआ है, ठीक है। हमारा तो यहाँ तक ही चल रहा है, 22 तक ही चल रहा है, इसके आगे तो चल नहीं रहा है। अगर इसके आगे का कुछ ईयर होता तो अलग बात था, हम लोग डिप्रिशिएशन दिखाते, वैसे तो हमें 3 साल ही दिखाने बोला है। तो ये सब में डिप्रिशिएशन क्यों नहीं लग रहा है, समझ में आ गया? ये प्रीवियस वाला है, उल्टा लिखा हुआ है। हाँ मैम। तो अब निकालो एडजस्टेड प्रॉफिट, बस इतना ही एडजस्टमेंट था। मैम 62,000। हम्म, और ये तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। मैम 24,000। हम्म, 24,000, अच्छा, तो गुडविल कितना हो जाएगा? मैम 48 इंटू। 48,000, तो हम लोग को पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखो, कैलकुलेट गुडविल एंड जेड का शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अच्छा, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, चलो निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए हमें प्रॉफिट कहाँ से कहाँ तक का फाइंड आउट करना पड़ेगा, 1/4/2022 से लेके 31 दिसंबर 22 को, क्योंकि 31 दिसंबर 22 को डेथ हुआ है, ठीक है। और उसके पहले ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल, क्योंकि इनका ईयर एंड 31 मार्च को होता है, ठीक है। ये देख लो, 31 दिसंबर 22, यहाँ बोल भी दिया था, यहाँ से यहाँ तक का हमें प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालना है वो भी हमें बोल दिया, प्रीसीडिंग 3 इयर्स के एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकालना है। तो जेड का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको हम लोग पीएल सस्पेंस बोल देंगे। तो पीएल सस्पेंस कितना हो जाएगा, तो कितना आया एवरेज प्रॉफिट, 24,000, ठीक है। हमें इसके बेसिस पे निकल। 24,000। अब हम लोग कौन सा बेसिस लगाए, टाइम की टर्नओवर, क्योंकि मेरे पास तो प्रॉफिट है, तो हम क्या लगाएंगे, टाइम। टाइम। तो डिवाइडेड बाय 12 इंटू, यहाँ से यहाँ कितना समय होता है, अप्रैल से दिसंबर। 9 months। हम्म, लगाओ कितना आ रहा है। 18,000। तो इसमें जेड का शेयर, ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो गया यहाँ से यहाँ तक के पीरियड का, उसमें जेड का शेयर इंटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि है 2/5 ना। हाँ हाँ, 7,200। 2/5, 7,200। अच्छा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, चलो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, अच्छा, रिवैल्यूएशन में क्या क्या करना पड़ेगा देख लेते हैं। बिल्डिंग 1,20,000, यहाँ पर बिल्डिंग का वैल्यू 1,40,000 हुआ है, तो बिल्डिंग बढ़ गया है 20,000 से। अच्छा, और क्या बोला है, इन्वेंट्री 16, इन्वेंट्री था 20, तो कम हो गया है, टू इन्वेंट्री 16 माइनस, सॉरी 20 माइनस 16, 4,000। अच्छा, फिर कंप्यूटर 80 था, कंप्यूटर का कोई चेंजेस, कंप्यूटर 50 हो गया है, कम हो गया है। अच्छा, इन्वेंटरी बिल्डिंग कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट 6,000, देखते हैं, इन्वेस्टमेंट 10,000, ये भी कम हो गया है।
बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल 20, ट्रेड रिसीवेबल कंसिडर्ड गुड, तो इसमें तो कुछ चेंजेस होगा नहीं। अच्छा, और तो कुछ है नहीं, लेकिन एक हम लोगों ने पढ़ा है ना रिवैल्यूएशन में क्या होगा, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, कार का तो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग किया नहीं है, तो कार में हाँ हम मैम। लोग, हाँ कार यहाँ पर बाई कार बोल के आ जाएगा, लेकिन कितने वैल्यू पे रिकॉर्ड होगा, कार हम लोग का 40,000 का खरीदा गया था, उस पे डिप्रिसिएशन पहले साल कितना लगा 8,000। 8,000, तो कार का जो वैल्यू है उस पे रिकॉर्ड होगा ना, डिप्रिशिएट होने के बाद जो वैल्यू होगा उस पे रिकॉर्ड होना चाहिए, बोल भी दिया है डिप्रिशिएट होने के बाद ब्रॉट इनटू एट द डिप्रिशिएटेड वैल्यू। तो वैसे भी ये बैलेंस शीट पे भी डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगा, मतलब लेस होने के बाद। अब ये रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बन रहा है, जब इसका डेथ हुआ है ना, तब ये सारी चीज बन रहे हैं। तो फिर उसके बाद 31 दिसंबर तक का, क्योंकि ये कार खरीदा गया था 1 अप्रैल 21, 31 मार्च 22 तक, जब तक सब कोई ठीक था, मतलब सब कुछ ठीक था, किसी का डेथ नहीं हुआ था, तब तक इस कार पे 8,000 का डिप्रिसिएशन लगा। अब अप टू 31 दिसंबर में अचानक से जाके हमें सारी चीज बनाने पड़ रहे हैं, लाइक रिवैल्यूएशन ये सब, क्योंकि पार्टनर का डेथ हो गया। तो उतने समय यानी 9 मंथ्स तक अब कितना डिप्रिसिएशन लगेगा, उतना डिप्रिसिएशन हम लोग लगाएंगे, और हमें लगाने बोला है डब्ल्यूडीवी मेथड से, क्वेश्चन में हमें बोल दिया है। तो फिर 40,000 से 8,000 लेस होने के बाद कार का वैल्यू कितना बचा होगा, 32,000। अब उस पे 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। हम उसका वर्किंग दिखा दें, यहाँ पर शॉर्टकट में दिखा देते हैं। ये 20,000 थोड़ा अंदर की तरफ लिखेंगे तो काम हो जाएगा। बोलो कितना आ रहा है कार का वैल्यू, फिर उतने में रिकॉर्ड कर देंगे। 40,000, उस पे 8,000 का डिप्रिसिएशन, ये वर्किंग नोट बना लेना पड़ेगा, ठीक है, ये वर्किंग नोट 1 लिख रहे हैं, फिलहाल यहीं पर कर दे रहे हैं एंड शॉर्टकट में। 4800। है 4800, ये मेरा 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, और ये मेरा 9 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, तो फिर वैल्यू कितना बचेगा, 27,200। 27,200। ठीक है, 27,200। तो हम लोग कार जो है, मतलब ये कार यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड हुआ, ये कार यहाँ पर रिकॉर्ड हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट के तौर पे, और इसका वैल्यू है 27,200। अगर 40,000 में करेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब रिकॉर्ड हो रहा है तब उसका वैल्यू कितना है, 27,200। बस, और तो कुछ है नहीं एसेट का, मतलब रिवैल्यूएशन का। तो फिर हम लोग का रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है, तो मुझे जो दिख रहा है उसके हिसाब से तो प्रॉफिट ही आ रहा है। तो ये हो गया 47,200, और यहाँ पर देखते हैं कितना आ रहा है टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। मैम 9,200। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करो। 9,200 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, रेशियो है हम 2:1 ना, 1:2, 1:2:2। तो 1/5, 2/5, 2/5, 1840 उसका डबल इसके बाद वाला। है, 3680 3680। हम्म, हो गया, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हम लोगों का बन गया। इसके बाद हमें क्या प्रिपेयर करने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी, एक जनरल रिजर्व था वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, बाकी देखते हैं क्या है। ये 3 चीज मुझे याद था तो मैंने लिख लिया पहले ही, ठीक है। अब देखते हैं ये कितना कितना है, 40, 80, 80। अच्छा, 1:2:2 में जनरल रिजर्व 30,000 का, 1:2:2, मतलब 2 to 4 + 1 5, 5 डिवाइड करेंगे तो 6,000, 6,000, 12,000, 12,000, प्रॉफिट हो जाएगा 3680, 3680 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, और एक है 1840। अच्छा, और क्या होगा, गुडविल अगर कुछ है, गुडविल गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और
प्रॉफिट का हिस्सा जो डेथ हो गया जिसको उसको मिल रहा है 7,200 बाई पीएल सस्पेंस बोल के जाएगा 7,200। ठीक है। अच्छा, अब गुडविल का हिस्सा, गुडविल तो हुआ 48,000। इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक बैलेंस शीट का जितना जगह रख देते हैं यहाँ पर बना लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 2, वो 1 वाला लेकिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए जगह छोड़ दिया। XYZ ओल्ड रेशियो है 1:5:2:5:2:5। ठीक है। न्यू रेशियो हमें कुछ बोला ही नहीं है, तो फिर गेनिंग रेशियो तो ऐसे ही निकल जाएगा। बोलो कितना होगा। मैम टू इज 1:2। हाँ 1, मतलब जेड का डेथ हो गया ना, मतलब 1:2। 1:2 में जेड का शेयर ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगा। जेड का शेयर ऑफ गुडविल कितना है, गुडविल कितना है हम लोग का 48,000, जिसमें जेड का जाएगा 2/5, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो 2/5 मतलब कितना। मैम 19,200। अब ये चला जाएगा, ये देना पड़ेगा एक्चुअली वाई और जेड को 1/3 और 2/3 में, तो कितना हो जाएगा। मैम 6400 একটা আর একটা 12,800। अच्छा, तो फिर एंट्री हो जाएगा वाई डेबिट जेड डेबिट टू, सॉरी ये जेड लिख दिया देखो गलती से, ये एक्स और ये वाई है ना। तो XY2Z, तो XY2Z, टू जेड्स कैपिटल बाई एक्स कैपिटल बाई वाईज कैपिटल 6,400 और 12,800, और ये हो जाएगा 6,400 और 12,800। बस, और तो कुछ नहीं है। अब कैलकुलेट करेंगे कि जेड का जो एग्जीक्यूटर है उसको कितना देना पड़ेगा। तो पहले जेड वाला अकाउंट क्लोज करते हैं और लिखेंगे टू जेड्स एग्जीक्यूटर, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं ऐसा तो लिखा हुआ नहीं है। तो इसका टोटल कितना हो जाएगा। ম্যাম এটা জেড এর ঘরে হবে তো, মানে এক্স লিখে জেড এর ঘরে দিতে হবে, আর Y উনি উল্টো করে দিয়েছেন, মানে ও এক্স কে আচ্ছা, আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ, এই দুটো ভুল করে দিয়েছি। এই দুটো তো এখানে যাবে, জেড পাবে তো 6,400 और 12,800। हम्म, और ये भी उल्टा लिख दिया मैंने। ও বারবার আমি এক্স ওয়াই কে করে দিচ্ছি আর জেড কে বাঁচিয়ে নিয়েছি। 12,800, हाँ। निकालो कितना हो रहा है जेड का। ম্যাম 1,22,080 হচ্ছে। 1,22,080, 1,22,080, और इसका वाई का और इनका क्लोजिंग कैपिटल 46, ये हो गया 67, मतलब 47,001, 47,840, फोर्टी सेवन ম্যাম थाउजेंड ওয়াই টোটাল হচ্ছে 95,680। 680। बैलेंस निकालना पड़ेगा बस। ম্যাম ওয়াই 12,000, ওয়াই এর ব্যালেন্স হচ্ছে 82,880। 82,880, और আর ये এক্স वाला এর 41,440। 41,440। तो और बचा क्या, बस बैलेंस शीट बनाना है, तो वो भी हम बना लेते हैं यहाँ पर। बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में आ जाएगा सबसे पहले बिल्डिंग, तो हम और ऐड वाइड करके नहीं लिख रहे, जो रिवैल्यूड अमाउंट है वही दिखाते रहे। 1,40,000 कंप्यूटर 50, इन्वेंट्री है, उसके बाद कंप्यूटर है, कंप्यूटर 50। अच्छा, इन्वेंट्री 16,
इन्वेस्टमेंट 6000, ट्रेड रिसीवेबल जैसा था वैसा। इन्वेस्टमेंट 6000, ट्रेड रिसीवेबल जैसा था वैसा। पीएल सस्पेंस आ जाएगा, जैसे कि मैंने बोला था कि एसेट साइड में आएगा। 7200। कार आ जाएगा। कार डेप्रिशिएटेड वैल्यू होने के बाद 27200, ये देखो वर्किंग नोट 1 में निकाला हुआ है। और कैश या बैंक है, कैश एट बैंक, ये आ जाएगा। अच्छा, वो ट्रेड रिसीवेबल मुझे याद नहीं है, वो देख लेते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है बिल्डिंग कंप्यूटर इन्वेंटरी 20,000, कैश है 50,000। 20,000 कैश 50,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है बस। और इधर हो जाएगा कैपिटल एक्स और वाई का, और ट्रेड पेबल था। कैपिटल पहले लिख लेते, 41,440, 82,880। जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बैंक लोन 50, कैपिटल सॉरी बैंक लोन और ट्रेड पेबल 20। बैंक लोन 50 और जेड के एग्जीक्यूटर को जो देना है, जेड्स एग्जीक्यूटर 1,22,080, ये आया है। अब ये सब टोटल करके दोनों साइड सेम वैल्यू आना चाहिए। मैम অ্যাসেট সাইডে আসছে 3,16,400। ठीक है, সেদিকে लो, बस हो जाए। হ্যাঁ ম্যাম, এটাও সেম। ठीक है, 3,16,400। ठीक है, হ্যাঁ ম্যাম। बस हो गया। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। ठीक है, বাই बाय। ম্যাম। बाय।